जब नई नियमावली बन के आएगी या जेटेट की परीक्षा होने में कितना टाइम कमोबेश लग जाएगा? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि यह झारखंड के 4 लाख बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। भाषा को लेकर मामला अब तक थमता हुआ नहीं दिख रहा है। सवाल यही है कि जेटेट की परीक्षा फिर कब होगी? क्यों ना हम इसको साल भर और टालें, परिणाम देते थे 2028 कर दें, फिर सहायक आचार्य का विज्ञापन उस समय दें और 2029 का चुनाव उसी के ऊपर निकाल लें। जेटेट हो ये जरूरी है, ये जरूरी नहीं है कि कौन सी भाषा छूट रही है और कौन सी भाषा आगे बढ़ रही है। 10 साल बाद ये परीक्षा हो जाए किसी तरह। आप किसी को इतना मजबूर कर दिए थे कि वो देख रहा था कि परीक्षा हो, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण विषय है। इस बार ऐसा क्या हुआ कि जब बच्चे कोर्ट नहीं गए तब भी सीएम साहब ने जेटेट की नियमावली को रद्द कर दिया? तो अगर सरकार ने रद्द किया तो ये तो यही मैसेज दिया कि मैं आने वाले समय में भोजपुरी मगही अंगिका को शामिल करूंगा। अगर वो शामिल करने के लिए रोस्टर पहले से ही क्लियर है तो उसी रोस्टर को डायरेक्ट जारी करके परीक्षा को गतिशील क्यों नहीं रखा जा सकता था? खूब विवाद भी हुए थे कि भाई जिन जिलों में भाषाएं नहीं बोली जाती उनको भी तवज्जो दी गई, उनको भी जगह दी गई। तो आप ये कह रहे हैं कि भाई उसी रोस्टर को कैसे लेके आया जा सकता था? उसमें भी तो संशोधन की आवश्यकता है। झारखंड में भी ये भाषा के विवाद को छू करके सरकार आग से खेलने क्यों जा रही है? वहाँ जाना ही नहीं था। ऑलरेडी भाषा के एक रोस्टर बना हुआ था, उस रोस्टर को फॉलो करना चाहिए था। नई नियमावली में उस भाषा को शामिल करने की कोशिश कर, तो इससे फायदा नुकसान क्या होता है थोड़ा हमको ये समझना है। मतलब किसी को खुश करना, किसी को नाराज करना, फिर जो है सबको एक मत कर लेना, एक साथ कर लेना, क्या है मतलब? ये अगर पॉलिटिक्स ही है तो ये कौन सी पॉलिटिक्स? एक वर्ग आपसे जुड़ेगा तो दूसरा वर्ग आपसे दूर होगा। अगर सरकार को इसमें राजनीतिक फायदे दिख रहे हैं तो उन छात्रों का संतोष भी उनको देखना चाहिए ना। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। झारखंड में शायद ही ऐसी कोई प्रतियोगी परीक्षा आयोजित इस राज्य में हुई हो जो विवादों में न घिरी रही। शुरुआत से लेकर यानी कि राज्य बनने से लेकर अब तक हर परीक्षा की कमोबेश किस्मत वैसी ही रही कि वो विवादों में बनी रही। हालिया मामला जो है वो जेटेट को लेकर है। आप जानते हैं कि जेटेट को लेकर हाईकोर्ट बेहद सख्त था। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि 31 मार्च तक नियमावली सरकार जो है वो बनाए और साथ ही इसका आयोजन यानी कि इस परीक्षा का आयोजन जल्द से जल्द करा लिया जाए। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जब तक जेटेट की परीक्षा नहीं राज्य में आयोजित कराई जाएगी तब तक कोई भी शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। आनंद फानंद में जो व्यवस्थाएं हैं उनको आगे आना पड़ा। नियमावली बनाई गई, नियमावली की घोषणा हुई, लेकिन भाषा को लेकर पेंच फंस गया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता लगातार जो है वो सड़कों पर दिखने लगे, सरकार की घेराबंदी होने लगी। खुद सरकार में कैबिनेट में 2 बड़े मंत्री खासकर दीपिका पांडे सिंह और राधा कृष्ण किशोर, इन दोनों ने भी कहा कि भाई भोजपुरी मगही अंगिका को जेटेट की नियमावली में शामिल की जानी चाहिए। और इसके बाद अंततः यह फैसला हुआ कैबिनेट में कि नियमावली को रद्द कर दी जाए और इसके बाद नई सिरे से नई नियमावली बनाई जाएगी। भाषा को लेकर मामला अब तक थमता हुआ नहीं दिख रहा है। सवाल यही है कि जेटेट की परीक्षा फिर कब होगी? क्या फिर से लेट लतीफ़ी का शिकार होगा ये पूरा सिस्टम, ये पूरा विभाग, ये पूरा मामला? क्या होगा अंततः? क्या बीएड को लेकर जो सवाल उठ रहे थे कि अपीयरिंग नॉन अपीयरिंग वाला, उस मामले पर भी नई नियमावली में उसको लेकर कुछ जगह दी जाएगी? भाषा को लेकर क्यों इतना विवाद छिड़ा? सरकार ने क्यों अंततः ये फैसला किया कि इसे रद्द कर दिया जाए? संशोधन न करने की बजाय इसे रद्द करना क्यों चुना गया? इन तमाम मसलों पर विस्तार पूर्वक जानेंगे, समझेंगे। हमारे साथ पतंजलि IAS एकेडमी के संस्थापक संजय तिवारी सर हैं, PRCCS भी चलाते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जी धन्यवाद। मेरा पहला सवाल तो सर यही है कि एक तो पहले नियमावली बनाओ, फिर विवाद हो, फिर नियमावली रद्द कर दो। कोर्ट का आदेश जो है वो लगता है कि उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई मायने नहीं। क्या हो रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? कैबिनेट में ये फैसला हो गया, सीएम साहब ने ये फैसला ले लिया कि अब ये नियमावली जेटेट की नहीं होगी, इसको रद्द कर दिया जाए, नई सिरे से नियमावली बनेगी। प्रथम दृष्टया तो सरकार के इस फैसले से हम भी हतप्रभ हैं और निराश भी हैं, क्योंकि 10 वर्षों से जेटेट की परीक्षा नहीं हुई। कोर्ट का ऑर्डर इतना सख्त था कि 31 मार्च तक एग्ज़ाम कंप्लीट कराया जाए। सरकार पर दबाव भी साफ साफ दिख रहा था। विधानसभा का सत्र चल रहा था, छात्र भी सड़क पर थे। अंततोगत्वा सबका एक परिणाम हुआ कि नियमावली आई। नियमावली के बाद सरकार ने जिस तरीके से JCRT में बैठ करके इसके सिलेबस को ड्राफ्ट किया तो एक विद्यार्थियों में पूरा का पूरा विश्वास जग गया था कि इस बार तो जेटेट हो ही जाएगा। ठीक। और बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस मामले में एक प्रकार से अपने आप को, हालांकि उनको चाहत थी कि हम अगर उस बेल्ट से आते हैं जहां भोजपुरी मगही अंगिका जैसी भाषाएं हैं, लेकिन उन्होंने समझौता कर लिया
कि जेटेट हो ये जरूरी है, ये जरूरी नहीं है कि कौन सी भाषा छूट रही है और कौन सी भाषा मतलब आगे 10 बढ़ साल रही है। बाद ये परीक्षा हो जाए किसी जी, तरह। आप किसी को इतना मजबूर कर दिए थे कि वो देख रहा था कि परीक्षा हो, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण विषय है। कैसे होती है वो कुछ दिनों के लिए टल भी जाए तो हमारे लिए कोई बड़ा विषय नहीं है। जी हाँ सर, मेरा सवाल यही है कि भाई जब छात्र इस बार जब कोर्ट गए नहीं, है ना, जब भाषा को लेकर विवाद होता था तो पता चलता था कि एक धड़ा कोर्ट पहुंच गया, एक धड़ा जो है वो एकदम सड़कों पर आ गया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, नियमावली में संशोधन होनी चाहिए। इस बार ऐसा क्या हुआ कि जब बच्चे कोर्ट नहीं गए तब भी सीएम साहब ने इसको रद्द कर दिया, जेटेट की नियमावली को रद्द कर दिया? जी, देखिए मैं पॉलिटिकल प्रेशर था? जी, मैं इसको 3 नज़रिए से देखता हूँ। हाँ, अगर इसको पूरा एनालिसिस करें तो कि सरकार ने इस जब नियमावली को लाई तो सरकार का रवैया सख्त था कि हम किसी भी कीमत पर भोजपुरी मगही को शामिल नहीं करेंगे, अंगिका को शामिल नहीं करेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि लोकतंत्र में जन भावना और जन दबाव सबसे मुख्य घटक होते हैं और कोई भी सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति उसे इग्नोर नहीं कर सकता है। यह सत्य है कि झारखंड की आबादी में एक बड़ा हिस्सा 30 से 40% हिस्सा है जो विभिन्न क्षेत्रों में इन भाषाओं का इस्तेमाल करता है और वो वोटर भी है सरकार का। तो आप उसको अगर पूर्णतः अवहेलना कीजिएगा। दूसरी, एक गठबंधन की सरकार चल रही है, कांग्रेस का जहां ज़्यादा जनाधार दिखता है वहां पर भोजपुरी मगही का प्रभाव ज़्यादा है। तो उस तो ऑलरेडी प्रेशर बनाएंगे ही बनाएंगे कि इन भाषाओं को शामिल करें। यहाँ तक इनके खुद भी जो विधायक वगैरह रहे हैं गढ़वा वगैरह से, उन लोगों का भी एक दबाव था कि हमें जनता के सामने क्या जवाब देंगे। तो आपको इन सब पर जब प्रेशर पड़ा गवर्नमेंट पर तो गवर्नमेंट ने इस परीक्षा को समझा कि हम अभी आयोजन करवाने के पूर्व ही रद्द कर देते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि ये रद्द करने के बजाय बेहतर होता कि सरकार इसको संशोधित करके लाती। हाँ, मैं इस बात पर जरूर उठाना चाहता हूं। हमें लगता है कि इसके पहले जो आयोजित हुआ जेटेट उसमें भोजपुरी मगही भाषाएं शामिल थी। जिला वाइज भी रोस्टर क्लियर था कि किस भाषा में भोजपुरी मगही अंगिका बोलने वाले लोग रहते हैं। तो अगर सरकार ने रद्द किया तो ये तो यही मैसेज दे दिया कि मैं आने वाले समय में भोजपुरी मगही अंगिका को शामिल करूंगा। अगर वो शामिल करने के लिए रोस्टर पहले से ही क्लियर है तो उसी रोस्टर को डायरेक्ट जारी करके परीक्षा को गतिशील क्यों नहीं रखा जा सकता था? यहाँ विद्यार्थियों के नियत में, मतलब विद्यार्थियों के प्रति सरकार के नियत में खोट दिखाई देती है। सर लेकिन जिलावार जो भाषा का मामला था उसमें भी तो कई समस्याएं थी, वो भी मामला बड़ा फंसा था, खूब विवाद भी हुए थे कि भाई जिन जिलों में भाषाएं नहीं बोली जाती उनको भी तवज्जो दी गई, उनको भी जगह दी गई। तो आप ये कह रहे हैं कि भाई उसी रोस्टर को कैसे लेके आया जा सकता था? उसमें भी तो संशोधन की आवश्यकता है। हाँ, अगर इस संशोधन की आवश्यकता थी, देखिए कोई भी भाषा का रोस्टर बनाया जाना चाहिए तो उसके लिए एक सर्वे होना चाहिए। ठीक है। और वो सेंसस रिपोर्ट से निकल करके आती है कि 2011 की जनगणना की जो रिपोर्ट बनी हुई होगी तो किस जिले में कितने भाषी लोग रहते हैं, कितना उनका प्रभाव है, उस भाषा में उस भाषा के शिक्षक चाहिए कि नहीं चाहिए, इसके आधार पर बनी होगी। तो इसके पहले वाली प्रक्रिया भी तार्किक थी। अभी भी कुछ नई भाषाओं को भी शामिल किया गया। देखिए, अगर संपूर्णता के श्रेणी में अगर रह करके परीक्षा का आयोजन होगा तो यह परीक्षा कभी आयोजित नहीं हो जा सकती। भाषा का विषय बड़ा संवेदनशील विषय होता है। थोड़ा समझाइए इसको। मैं बोलता हूं कि अगर पूरे विश्व में आप देखेंगे तो 2 चीजें, भाषा और धर्म के आधार पर ही राष्ट्र का निर्माण होता है। फ्रेंच बोलने वाले को फ्रांस मिला, इंग्लिश बोलने वाले को ब्रिटेन मिला, जर्मन बोलने वाले को जर्मनी मिला, हिंदी बोलने वाले को हिंदुस्तान मिला। तो भाषा तो राष्ट्र निर्माण की क्षमता रखती है। दक्षिण भारत और उत्तर भारत की पार्टियां दक्षिण भारत में कभी अच्छा नहीं कर पाई क्योंकि वे हिंदी भाषी बेल्ट नहीं है, द्रविड़ भाषी समूह बेल्ट में आ जाते हैं। तो क्या झारखंड में भी ये भाषा के विवाद को छू करके सरकार आग से खेलने क्यों जा रही है? वहाँ जाना ही नहीं था। ऑलरेडी भाषा के एक रोस्टर बना हुआ था, उस रोस्टर को फॉलो करना चाहिए था। और आप गए थे तो आप में चट्टानी दम दिखानी चाहिए थी कि अब हम पीछे रिटर्न नहीं होंगे, हम झारखंड के हितों पर कोई समझौता नहीं करेंगे। लेकिन एक बात इसमें हम आपको ऐड करते हैं, सरकार को बैकपुट कर आने का कहाँ मौका मिला? सरकार बैकपुट पर कहाँ गई? बहुत सारे सोशल मीडिया में ये चीज़ें इन्फ्लुएंस हुई और हम भी उस बात से सहमत हैं कि अगर झारखंड का निर्माण झारखंड के लोगों के लिए हुआ तो अगर भोजपुरी, मगही, अंगिका जैसी जो भाषाएं हैं, अगर ये भाषाएं बिहार इन्फ्लुएंस हैं और ये बाहरी भाषाएं मानी जाएं तो बांग्ला और उड़िया झारखंडी भाषा कैसे हो सकती है? जब ये तर्क सोशल मीडिया पर गया तो सरकार को इसका उत्तर नहीं दिखाई दे रहा था। अगर बिहारियों ने एक दौर में जब जमाना रहा होगा, अगर कुछ अत्याचार के किस्से झारखंड में रहे होंगे तो बंगाल के जमींदारों के भी किस्से झारखंड में भरे पड़े हैं क्योंकि जमींदारी सेटलमेंट आया तो उसका पहला शिकार तो झारखंड ही हुआ।
ठीक है। तो या तो बाहरी भाषाओं को कंप्लीट बाहर करो या तो सभी को जगह दो। पर्सनली किसी को टारगेट करोगे और वो भी एक मास पब्लिक उसमें हो तो सक्सेस रणनीति नहीं होती है। उससे भी एक और टेक्निकल बात आपको बताएं, जॉर्ज ग्रियर्सन जिन्होंने झारखंड की भाषाओं के ऊपर काफ़ी काम किया, उन्होंने कहा कि झारखंड की जो सबसे बड़ी संपर्क भाषा है, जिसको सादरी भाषा बुलाए तो नागपुरी है, लगभग झारखंड के प्रत्येक हिस्सों में बोली जाती है। ये भाषा की उन बोलते हैं कि ये भोजपुरी की उपबोली है। अच्छा, मतलब अगर झारखंड में ट्राइबल भाषाओं को हम लोग छोड़ दें तो यहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा समूह आती है उसमें सबसे बड़ी भाषा नागपुरी है, और नागपुरी भाषा भोजपुरी की उपबोली है। और भोजपुरी मातृभाषा गायब, भ्रातृभाषा गायब, और उसके बिना हम नागपुरी को आगे लेकर के जा रहे हैं। मैं इस मामले में एकदम स्टैंड क्लियर रखता हूँ कि अगर कोई बाहरी भाषा नहीं रहेगी तो कोई भी बाहरी भाषा नहीं रहेगी, और अगर बाहरी भाषाओं को जगह मिल रही है तो एक स्टेट विशेष को टारगेट करिएगा और तो आपको आगे चल के दिक्कत होगा। ऐसे निर्णय वही सरकार ले पाती है जिनका अकेले बहुमत हो, ठीक है, किसी प्रकार का गठबंधन नहीं हो, किसी प्रकार की सरकार दबाव में न हो, और आत्मशक्ति उनका जो होना चाहिए वो काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, जो इस सरकार में हमें दिखाई नहीं दे रही है। सर, अब हमको थोड़ा प्रोसेस बताइए कि जैसे नियमावली पहले तो बहुत वक्त के साथ बहुत उसको रीडिज़ाइन किया गया, नियमावली का ड्राफ्ट आया, इसके बाद फिर वो नियमावली कैबिनेट गया और अब नियमावली जो है वो कैंसिल भी हो गया। अब जेटेट की जो परीक्षा में बच्चे शामिल हैं, जो अभ्यर्थी लगातार तैयारी कर रहे थे, अब कमोबेश उनको कितना समय, कम से कम कितना समय अब उनको लगेगा नियमावली को देखने में, जब नई नियमावली बन के आएगी, या जेटेट की परीक्षा होने में कितना टाइम कमोबेश लग जाएगा? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि यह झारखंड के 4 लाख बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। इसका मुझे लगता है कि अगर सरकार में थोड़ी सी भी इच्छा शक्ति होगी तो ये परीक्षा 1 माह से ज़्यादा विलम्ब नहीं होगा। ये जहाँ था वहाँ से सब कुछ 1 महीने पीछे जा सकता है, क्योंकि नियमावली में कोई बड़ा बदलाव होना नहीं है। क्या मुख्य बड़े बदलाव परीक्षा के पैटर्न में कोई बदलाव होना नहीं है। हाँ। सिलेबस में कोई बड़ा बदलाव होना नहीं है। ठीक है, जिसको एग्जाम लेना है वो संस्था भी तैयार है। कुल मिला जुला करके कि भाषा समस्या का हल कैसे खोजा जाए, ये हल पहले विद्यमान था। आप पूर्व के जो नियमावली रास्टर बनाए गए थे जिला को, केवल सरकार एक कैबिनेट बैठा और उसको मंजूरी दे और बोले कि बाकी प्रक्रिया यथावत रहेगी। ये थोड़ी सी आत्मशक्ति अगर इतनी आ जाती है सरकार में तो ये परीक्षा अभी जहां होनी थी, जो बच्चे कल्पना कर रहे थे जून के आखिरी सप्ताह में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में, वो मिड अगस्त तक तो आराम से आयोजित कराई जा सकती है। मतलब फिर ये जो गाड़ी जो है वो 4 महीने 5 महीने डिले खींच गई। हाँ, 4-5 महीने तो नहीं, लेकिन 2 महीने तो जरूर हम देख रहे हैं कि ये पीछे जा रहा है, और लेकिन सरकार को इसे संवेदनशील नजरिए से देखना चाहिए। सर, भाषा का जो विवाद है इतना बड़ा और उस पर फिर ये मामला अटका, तो मतलब हम जैसे समझना चाहते हैं, चूँकि आप लोग भी पॉलिसी को बनते या फिर उसको रद्द होते बहुत नज़दीक से आप लोग देखे भी हैं, तो थोड़ा हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है कि जब आपको ये पता है कि आप नियमावली ड्राफ्ट करेंगे, नियमावली जब सार्वजनिक की जाएगी तब फिर वो विवाद गहराएगा, फिर आप बैक स्टेप लेते हैं, फिर आप उसको रद्द करते हैं, फिर आप जो है नई नियमावली में उस भाषा को शामिल करने की कोशिश करते, तो इससे फ़ायदा नुकसान क्या होता है, थोड़ा हमको ये समझना है। मतलब किसी को खुश करना, किसी को नाराज़ करना, फिर जो है सबको एक मत कर लेना, एक साथ कर लेना, क्या है मतलब ये? अगर पॉलिटिक्स ही है तो ये कौन सी पॉलिटिक्स है? पूरी प्रणाली को देखिएगा तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि भाषा विवाद को आप जितना हवा देंगे वो मामला उतना ही गहराएगा, और एक वर्ग आपसे जुड़ेगा तो दूसरा वर्ग आपसे दूर होगा। अगर सरकार को इसमें राजनीतिक फायदे दिख रहे हैं तो उन छात्रों का संतोष भी उनको देखना चाहिए ना, कि 5 लाख विद्यार्थी राज्य के अलग अलग से बीएड किए हुए हैं, एक परीक्षा के इंतजार कर रहे हैं, वे सड़कों पर आंदोलन करने के लिए यूथ वर्ग है, वो समाज को दिशा दे रहा है। आप उसको भटकाव कर रहे हैं, आप उसे विलंब कर रहे हैं, आप उसे लटकाव की दिशा में रख रहे हैं, वो संतुष्ट हो रहा है। तो एक को संतुष्ट करिए, 4 को संतुष्ट करिए। ये तो वही बात हो गई कि हम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सरकार को इन विवाद में नहीं जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि भाषा विवाद बहुत बड़ा इशू तब होता जब ये पहली बार आता। जब इस नियमावली बनी हुई है, इस पर ऑलरेडी एक जेटेट का परीक्षा का आयोजन हो चुका है, उसके आधार पर सरकार 25,000 सहायक आचार्यों की नियुक्ति का विज्ञापन ला करके 15,000 सहायक आचार्यों की नियुक्ति कर चुकी है, फिर इस विवाद को खुद से गहराना, फिर अपने निर्णय से पीछे हटना, फिर उसको कुछ समय के लिए टालना, ये सरकार की पॉलिसी के लिए, सरकार की सेहत के लिए कदापि अच्छी बात
नहीं है। ये दबाव किसकी तरफ से रहा? मतलब अब ये थोड़ा एक राजनीतिक सवाल आपसे ही पूछ लेते हैं, क्योंकि आजकल तो भाई शिक्षकों से भी राजनीतिक सवाल लोग पूछ लेते हैं, तो इसी बहाने मैं भी पूछ लेता हूँ आपसे। सवाल ये कि ये दबाव फिर किसका था? बच्चे जब कोर्ट नहीं गए, है ना, बच्चे तो चाह रहे थे कि भाई अभ्यर्थी की 10 वर्ष बाद ये परीक्षा हो रही है, हो जाए किसी तरीके से, तो ये दबाव बीजेपी की तरफ से था या ये दबाव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कैबिनेट के मंत्रियों की तरफ से था, जिनमें से राधाकृष्ण किशोर वित्त मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, इनकी तरफ से दबाव था, या फिर एक जनसमूह का दबाव था जिसके सामने सरकार झुक गई? दबाव असल किसका था? इसका सीधा उत्तर है गठबंधन प्लस जनभावना। जन भावना में इस बात के हकीकत को सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा कि झारखंड में जितने भी वोटर हैं उनमें से 30 से 40% वोटर ऐसे हैं जिनका भोजपुरी मगही से किसी न किसी प्रकार का लगाव है, और ये झारखंड के तकरीबन 40 विधानसभा सीटों पर सीधा प्रभाव डालते हैं, मतलब आधा के आसपास। तो सरकार जन भावना का अनादर नहीं कर सकता है। अगर सरकार चुपके चुपके निकल जाती तो ठीक था, लेकिन मामले को जब तुल मिल गई, हवा मिल गई, तो नहीं रोका। वो भी ऐसे वक्त में जब परिसीमन होना है। जी, और वह भी ऐसे वक्त जब परिसीमन हो रहा है। दूसरी चीज हम लोग इसको ये भी देखें कि गठबंधन कांग्रेस के लिए भी ये जीवन मरण का प्रश्न था कि हम गठबंधन में, सरकार में, तो कांग्रेस कितना कमजोर है गठबंधन में। क्या वो इतना भी नहीं कह सकती है कि जो भोजपुरी, अंगिका और मगही जैसे विषय सरकार उसको शामिल करे, उस पर पुनर्विचार करे, ठीक है? तो अगर इतना दबाव भी बनाने में कांग्रेस सक्षम नहीं है, तो कांग्रेस के ऊपर गठबंधन की तलवारें तो पहले ही से लटक रही हैं, असम चुनाव, बिहार चुनाव से। अगर जनता की ओर से भी ये तलवारें लटक जाए तो फिर कांग्रेस का भविष्य क्या होगा? तो कांग्रेस का दबाव काम आ गया और जन भावना का दबाव काम आ गया, और जेएमएम भी अपना विस्तार खोज रही है। वो भी अपना कैंडिडेट गढ़वा, पलामू, धनबाद जैसे क्षेत्रों में फैलाना चाहती है, तो उसको भी तो, उनके कैंडिडेट को भी तो जनता के पास जाना है। तो वे किस इस बात को कैसे जस्टिफाई करते कि मैंने इस भाषा के लिए लड़ाई नहीं लड़ी? उनको लड़ना था, लड़ी, और अंततः रिजल्ट आया कि रद्द हुआ। अब क्रेडिट का काम शुरू होगा। अब क्रेडिट का काम शुरू होगा, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि नियमावली भी हम बनाएं, रद्द भी हम करें, और जय जयकार भी मेरा ही हो। सुबह ही एक गढ़वा के पूर्व विधायक के हमने देखा, ट्विटर पर एक पोस्ट था, मिथिलेश ठाकुर, हाँ, जिन्होंने ये बात को लिखा कि सरकार ने भोजपुरी भाषियों को, हमारे क्षेत्र की जनता की भावनाओं को सम्मान कर, हेमंत सरकार की जय हो। नियम बनाए तो भी जय, रद्द करे तो भी जय। ऐसा प्रश्न पहली बार बच्चे देख रहे हैं, लेकिन बच्चे सब देख रहे हैं, जनता सब जानती है। एक आखिरी सवाल सर, ये सिर्फ भाषा के लिए ही नियमावली बदला गया या फिर इसको रद्द कर दिया गया, या बीएड वालों का अपीयरिंग वाला जो मामला अटक रहा है उसके लिए भी इसको रद्द किया गया है? क्या है थोड़ा बीएड अपीयरिंग का मामला, थोड़ा एक बार अगर आप हमारे दर्शकों को समझा पाएं। देखिए, एक वर्ड हम आपको यूज करते हैं। हाँ। एक दौर था जब हम लोग वर्ड करते थे जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता। अभी का जो दौर चल रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पीपल्स एक्टिविज्म। इसमें छात्र बहुत ज़्यादा जागरूक हैं और वे दुनिया भर की सारी नियमावली को पढ़ते हैं, देखते हैं। अलग-अलग कोई भी नियमावली सरकार लेकर के आए, कितना वो पुख्ता नियमावली लेकर आए, मैंने जो पिछले 10 साल में झारखंड को पढ़ा, देखा, तो हमें लगता है कि सरकार को एक चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहनी चाहिए कि जब हम नियमावली को पब्लिक कंसर्न में डालेंगे, स्टूडेंट कंसर्न में डालेंगे, तो इसके कुछ पहलुओं पर विवाद उभरेंगे। सरकार उसके लिए तैयार रहे कि कुछ विवाद जो वाजिब हो, सही डिमांड हो, उसको हमको तुरंत संशोधन कर देना चाहिए। अगर सरकार ऐसा सोचती है तो निस्संदेह मान के लिए कि सारी परीक्षाएं निर्धारित तिथि पर होंगी और सही समय पर होंगी। पूर्ण नियमावली नहीं बनाई जा सकती है, क्योंकि बच्चे जागरूक है ना। पहले उतना नहीं था सोशल मीडिया, बाकी जानकारियां बच्चों के पास, तो वे उन मुद्दों को नहीं रेज कर पाते थे, बट आज के लोग आते हैं। अब वो कंपेयर करते हैं भाई कि यूपी में ऐसा हुआ, बंगाल में ऐसा हुआ, बिहार में ऐसा हुआ। हाँ। तो वो कंपेरिजन करते हैं और वो प्रश्न करते हैं, और वो इतने सक्षम हैं कि सोशल मीडिया के जरिए व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे 50 लोग, और सीधे उस सेक्टर के विद्यार्थी सीधे कोर्ट में चले जाते हैं, फिर कोर्ट उसको स्टे लेकर के चली जाती है। तो यहाँ गवर्नमेंट को एक सजग प्रहरी के तौर पर रहना चाहिए कि नियमावली हम दें, लेकिन हम फ्लेक्सिबल हों, कि अगर इस पर कोई वाजिब प्रश्न आता है, प्रश्न उठाए जाते हैं, तो हम तत्काल उसका समाधान करेंगे और छात्रों का भविष्य बाधित नहीं करेंगे। ये बीएड वाला क्या मामला था? ये बीएड वाला मामला था कि ये पेयरिंग कैंडिडेट अगर उसमें शामिल हो रहे हैं, तो ये पेयरिंग कैंडिडेट को भी डॉक्यूमेंट्स जमा करने थे। अगर विद्यार्थी, जबकि पूर्व की नियमावली क्या कहती थी? पूर्व की नियमावली ये कहती थी कि अगर आप जेटेट का आवेदन दे रहे हैं, आप पेयरिंग कैंडिडेट हैं, तो हाँ, आप एग्जाम में बैठिए, आपका रिजल्ट का जो प्रकाशन तिथि होगा, जिस दिन हम परीक्षा आयोजित कर लेंगे, परीक्षा का रिजल्ट जारी करेंगे, उस तिथि के पहले आपका बीएड क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा।
और ये बिल्कुल प्रासंगिक नियम है। इसमें किसी भी एडिशनल पॉइंट को लाने की आवश्यकता ही क्या है भ्रम पैदा करने के लिए। ठीक है, तो ये तो सरकार चाहती तो छोटी सी चेंजिंग करके इसको आगे बढ़ा सकती है। होना यही चाहिए। कोई भी एग्जाम होता है, अगर कोई विद्यार्थी अपेयरिंग कैंडिडेट पर सिविल सेवा का भी एग्जाम देता है तो नियम यही कहता है कि अंतिम परीक्षा फल के प्रकाशन के पूर्व उनका परीक्षा परिणाम एकेडमिक क्लियर हो जाना चाहिए। अगर वो एक दिन 1 घंटे भी बाद जारी हो रहा है तो वो संदेह है, वो रिजल्ट रोक दिया जाता है। तो देखिए, मैं बहुत सारी बातों को बोलता हूं कि देश आज से नहीं चल रहा है, देश जो है 75 साल से चल रहा है। कुछ नियमों को छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। आप छेड़छाड़ करेंगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। कुछ एक विद्यार्थी के कंसर्न में बात घूमती है कि सरकार ऐसे नियमों को जानबूझ करके आगे बढ़ाती है। वो क्या हो सकता है? तो वो ये हो सकता है कि सरकार के बारे में कुछ जो परसेप्शन, जो पब्लिक परसेप्शन है, जो सरकार को भी जानना चाहिए। अगर इस वीडियो के हवाले वो देखें तो सरकार का क्या नाम है कि सरकार एक बार हेमंत सोरेन की सरकार ने सहायक आचार्य की नियुक्ति कर ली है। अब ये सरकार जानबूझ करके सहायक आचार्य की परीक्षा को लेके जा रही है कि सरकार को लग रहा है कि मेरा अगला चुनाव 2029 में है। अगर हम एग्जाम 2026 में कंडक्ट करा लेते हैं तो सहायक आचार्य के नियुक्ति के लिए हमारे ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा और उस प्रेशर में ये बात सामने निकल करके आएगी हम लोगों के बीच में कि फिर सहायक आचार्य की नियुक्ति कीजिए। हमने अभी 25,000 की बहाली निकाली है, तो क्यों ना हम इसको साल भर और टालें, परिणाम देते थे 2028 कर दें, फिर सहायक आचार्य का विज्ञापन उस समय दें और 2029 का चुनाव उसी के ऊपर निकाल लें। तो सरकार कहीं इस दीर्घकालिक प्रक्रिया सोच रही है, नहीं सोच रही है। लेकिन छात्र परसेप्शन में बातें गुजरती है, क्योंकि हम लोग तो हजारों छात्रों के बीच में रहते हैं। तो सरकार की मंशा कहीं ये तो नहीं है कि हम इस परीक्षा को ऐसे ही यदा कदा कारणों से किसी तरीके से 2027 तक खींचिए, 2028 में सहायक आचार्य का विज्ञापन लाएं और बोले कि देखिए हमने परीक्षा करा दिया, अगली सरकार चुन करके दीजिएगा तो फिर से अगले सेशन में सहायक आचार्य की नियुक्ति कर देंगे। तो ये एक 5 वर्षीय योजना का जो प्रोसेस होता है उसका शिकार छात्रों को न करें। सरकार से भी आग्रह होगी, अच्छे काम जो भी सरकारें करती हैं उसका परिणाम हमेशा अच्छा आता है, उसमें नीयत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, कई जब आप बुजुर्ग बरगद के साथ बैठें, है ना, तो आपको इनसाइडर्स बहुत मिलते हैं, आपको ठीक ठाक वातावरण मिलता है और अंदर की बात पता चलती है। तो अंदर की बात यही थी कि परसेप्शन की बात मसलन कि छात्रों के बीच जो बात चलती है कि भाई क्यों इतना डिले होता है एक एक परीक्षा के आयोजन में, इसलिए भी क्योंकि 29 में फिर से विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो भैया उसको टालो और टालकर उसको 28 तक के आसपास ले जाओ। इसके बाद सहायक आचार्य की नियुक्ति जो है वो भर्ती परीक्षा निकलेगी, इसके बाद फिर मामला आगे बढ़ेगा। झारखंड नहीं, पूरे देश में सरकारी नौकरियों की के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा होती है उसके आयोजन और चुनाव के आयोजन में दोनों के बीच में तारतम्यता देखी ही जाती है, क्योंकि किसी भी राज्य में सबसे बड़ा मसला सरकारी नौकरी है ना, उसके लिए प्रतियोगी परीक्षा की टाइमिंग, ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो इसलिए भी एक तरह से ये परसेप्शन जनता के बीच, छात्रों के बीच तो कम से कम बनता ही है कि सरकार इसे बार बार क्यों रद्द कर रही है, क्यों डेट आगे बढ़ा रही है। बाकी हमने आज की इस वीडियो में बहुत विस्तारपूर्वक बातचीत की कि भाई नियमावली को रद्द क्यों किया गया, संशोधित करके इसे तुरंत जारी करने में और कितना समय लग सकता है, या फिर नई नियमावली को ड्राफ्ट करके नई सिरे से इस पूरी व्यवस्था को आगे बढ़ाने में कितना समय लग सकता है, जेटेट की परीक्षा संभवतः अब कितने महीने और खिंच जाएगी, इसको लेकर भी हमने बातचीत की। और मुझे लगता है कि जेटेट के इर्द गिर्द जो भी महत्वपूर्ण पहलू थे उन तमाम पहलुओं पर हमने संजय तिवारी सर से बातचीत की है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम दर्शकों को इतने इंसाइटर्स देने के लिए। बाकी आप देखते रहिए द फूड पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे झारखंड के यूपीएससी की साथ साथ झारखंड के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले और खासकर पतंजलि आईएएस एकेडमी के संस्थापक संजय तिवारी सर। शुक्रिया आपका।